प्याज के पराठे बेचने वाली काली भाभी की गोरी ननंद। अरे बहू, मैं तुझे बोल रही हूँ, एक बार मेरी बात तो सुन ले। अगर मेरी बेटी एक बार आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अमेरिका गई हुई है, बस किसी तरह उससे बात करने की कोशिश कर ले। अजी, मैंने कितनी बार शिफाली दीदी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक बार भी मेरी कॉल नहीं उठाई। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? मुझे लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है। अरे बेटा रुपेश, तू ही कुछ कर। माँ, आप ये ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरे पास जितने पैसे हैं मैं उनमें तुम्हारा इलाज करवा तो रहा हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कृतिका को मैंने मैसेज कर दिया है, अगर उसने देख लिया होगा तो वो जरूर आएगी। हे भगवान, पता नहीं कब आएगी मेरी बेटी। रूपाली अपनी बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसकी बीमारी में उसके बेटे रुपेश ने सारा पैसा लगा दिया था, जिसके चलते वो बहुत जल्दी गरीब हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहू, जो कि रंगरूप से बहुत ज्यादा काली थी, वो अपनी सास रूपाली की खूब सेवा करती थी। लेकिन इतनी सेवा करने के बाद भी रूपाली की हालत में कोई सुधार नहीं आता। अब तो उनके घर में राशन भी खत्म हो जाता है और सभी लोग बहुत ज्यादा भूखे होते हैं। अजी, आप सुनते हो? जरा आप सोचो, अगर माँ जी सही समय पर खाना और दवाई नहीं खाएंगी तो वो ठीक कैसे होंगी? ऊपर से मेरे फोन का रिचार्ज भी खत्म हो गया है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपने फोन का रिचार्ज करवा लूं। देखो पूजा, घर में आटा और प्याज तो रखी ही है। अब एक काम करो, तुम प्याज के पराठे बना लो और उन्हें माँ को खिला देना। मैं तब तक कोई और जुगाड़ करता हूँ। रुपेश के कहे अनुसार पूजा रसोई में जाती है और प्याज के पराठे बनाना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो प्याज के पराठे परोसकर चटनी के साथ अपनी सास को खिलाने के लिए पहुंच जाती है। माँ जी, दवाई तो खत्म हो गई है, लेकिन मैंने आपके लिए प्याज के पराठे बनाए हैं, ये लीजिए, खा लीजिए। पूजा के हाथ के बनाए हुए प्याज के पराठे बहुत स्वादिष्ट होते हैं, जिन्हें खाते ही रूपाली पूजा की तारीफ करने लगती है। अरे बहू, तू काली कलूटी जरूर है, लेकिन तेरे अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। तूने तो प्याज के बहुत टेस्टी पराठे बनाए हैं। अगर बाहर दुकान पर ऐसे पराठे बिकने लगे तो तू जानती है कितना पैसा कमाएगी तू। अरे माँ जी, ये कोई टैलेंट वगैरह नहीं है, ये तो बस यूं ही बन गए। पूजा अपनी सास के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है कि तभी अचानक से उसके घर का दरवाजा बजता है। जा बहू, जाकर दरवाजा खोल, शायद मेरा बेटा रुपेश आ गया होगा मेरी दवाई लेकर। पूजा जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसके सामने एक बहुत मॉडर्न लड़की खड़ी होती है, जिसका नाम कृतिका होता है। ओ माय गॉड, हमारे घर पर नौकरानी इतनी काली कलूटी रखी हुई है। माँ को बोलना पड़ेगा कि वो इस नौकरानी को बदल दें। कृतिका ऐसा कहकर घर के अंदर घुसी चली आती है। पूजा को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि कृतिका कोई और नहीं बल्कि उसकी ननंद है। अरे कौन हो तुम और घर में कैसे चली आई? दो कौड़ी की नौकरानी होकर मुझसे इतने सवाल जवाब कर रही हो। वैसे तुम्हारे लिए बता दूं कि मैं रूपाली जी की बेटी हूँ। अब ये बताओ, मेरी माँ और मेरा भाई कहाँ है? ये सुनकर पूजा बहुत खुश होती है। अरे ननंद जी, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाई। जो फोटो मैंने आपकी देखी थी वो कुछ ज्यादा ही छोटी थी। खैर छोड़िए, आइए मैं आपको माँ जी के पास लेकर चलती हूँ। पूजा कृतिका को रूपाली के पास ले जाती है। अपनी बेटी को अपने सामने देखकर रूपाली बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। सो डिस्गस्टिंग मॉम, मेरे यहाँ से जाने के बाद क्या भैया इतने कंगाल हो गए हैं कि उन्हें इस टूटे फूटे मकान में आपके साथ रहना पड़ा? तू तो हमें छोड़कर चली गई। जैसे तैसे मैंने अपने बेटे की शादी कराई। ये देख, ये तेरी भाभी है, इसका नाम पूजा है। पूजा को देखकर कृतिका गंदा सा मुंह बना लेती है और अपनी माँ से कहती है, आपने इतनी काली कलौटी लड़की से मेरे भाई की शादी कैसे करा दी? और मैं इसे अपनी भाभी नहीं मान सकती। छी छी, इसका रंग देखा है, हम लोगों से बिल्कुल मैच नहीं होता। चलो माँ, मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। अपनी बेटी को देखते ही रूपाली के तेवर ही बदल जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी काली बहू को देखकर उसे नजरअंदाज कर देती है और वहां से अपनी बेटी के साथ चली जाती है। कृतिका एक बड़े से फ्लैट में अपनी माँ के साथ ऐशो आराम से रहने लगती है, तो वहीं बेचारा रुपेश और पूजा उसी गरीब खाने में रह जाते हैं। मेरी अमीर ननंद माँ जी को तो अपने साथ ले गई, लेकिन उन्होंने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। ऊपर से घर में राशन भी नहीं है। अब हम लोग क्या करें? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, आखिर मैं करूं तो क्या करूं? मेरा भी काम ठीक से नहीं चल रहा है और घर में आटा और प्याज के अलावा और कुछ भी नहीं है। प्याज और आटे के नाम से पूजा को एक आइडिया आता है।
आज हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे घर में आटा और प्याज रखा है, उससे मैं प्याज के पराठे बेचना शुरू कर देती हूँ। वैसे भी आजकल लोग सुबह सुबह बिना खाए पिए घर से निकलते हैं। अगर ऐसे में मैं प्याज के पराठे बेचूंगी तो नाश्ते के तौर पर लोग जरूर खरीदेंगे। रुपेश को पूजा का आइडिया अच्छा लगता है, जिसके चलते वो दोनों मिलकर प्याज के पराठे बनाते हैं और सुबह के समय बेचना शुरू कर देते हैं। सुबह के समय जो लोग अपने काम पर जा रहे होते हैं वो प्याज के पराठे की खुशबू सूंघते ही प्याज के पराठे खाने के लिए दुकान पर चले आते हैं। देखते ही देखते रुपेश और पूजा के प्याज के पराठे खूब बिकने लगते हैं। अरे वाह, देखो हमारी थोड़ी सी मेहनत से हमने कितने पैसे कमा लिए। हाँ प्रिया, आज तुम्हारी सूझबूझ और तुम्हारी समझ की वजह से ये सब हो पाया है, वरना हम दोनों तो भूखे प्यासे ही मर जाते। जो हुआ उसे छोड़िए, आज तो मैं आपकी पसंद की बिरयानी और कोरमा बनाऊंगी। आज हमारे पास खूब पैसे हैं। पूजा और रुपेश दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी वहां पर कृतिका आ जाती है। भैया चलो मेरे साथ, मैं आपको लेने आई हूँ। आप, मैं और माँ, हम सब एक साथ रहेंगे। इस काली कुलौटी लड़की के साथ आपको रहने की कोई जरूरत नहीं है। कोई सुंदर सी लड़की देखकर मैं आपकी शादी करवा दूंगी। अमेरिका जाकर तुमने पढ़ाई लिखाई और नौकरी क्या कर ली, तुम तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न हो गई हो। देखो कृतिका, तुम मानो या ना मानो, प्रिया तुम्हारी भाभी है और मेरी पत्नी, और मैं प्रिया का साथ नहीं छोड़ूंगा। जब भुखमरी में मरोगे तो भैया मेरे पास जरूर आओगे, ये मेरा आपसे वादा है। कृतिका घमंड में वहां से चली जाती है, लेकिन रुपेश और पूजा का प्याज के पराठे का काम बहुत अच्छे से चलता है। कुछ ही समय में वो अच्छा खासा पैसा कमाकर अपना खुद का घर खरीद लेते हैं और प्याज के पराठे की दुकान खोल लेते हैं, जिसके चलते उनकी सभी परेशानियां दूर होने लगती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कृतिका जहां ऐशो आराम से रह रही थी, अचानक से उसकी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो जाता है और इसी के चलते उसकी सारी चीजें नीलामी में बिक जाती हैं। हे भगवान, ये क्या, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। अरे बेटी, अब तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। चल तेरे भैया और भाभी के पास चलते हैं। माँ, मैंने उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी, वो मुझे माफ नहीं करेंगे। तभी उनके पास पूजा और रुपेश आ जाते हैं। देखा नंदन जी, पैसा और खूबसूरती हमेशा काम नहीं आती। आज जिस चीज का आपको सबसे ज्यादा घमंड था वही आपके पास नहीं है। खैर, हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आप हमारे साथ चलिए, हम सभी एक साथ खुशहाल परिवार की तरह रहेंगे। पूजा की बात सुनकर कृतिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने भैया भाभी से माफी मांगती है, जिसके चलते अपनी माँ के साथ और अपने भैया भाभी के साथ घर आ जाती है और वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे आज तो संडे है, आज मेरी तीनों बेटियों के स्कूल की छुट्टी है। आज मैं उनकी पसंद का कुछ बना देती हूँ। प्रिया रसोई में जाती है और अपनी तीनों बेटियों की पसंद का खाना बनाने की सोचती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे रसोई में ढेर सारे टमाटर रखे हुए नजर आते हैं। मैंने कभी भी अपनी तीनों बेटियों को टमाटो सूप बनाकर नहीं दिया। एक काम करती हूँ, आज मैं उन्हें टमाटो सूप बनाकर पिलाती हूँ। टमाटो सूप पीकर वो बहुत खुश होंगी। प्रिया ऐसा सोचकर सारे टमाटर पानी में उबालने के लिए रख देती है। जैसे ही टमाटर उबल जाते हैं, वो उनके ऊपर की पापड़ी हटा उन्हें मिक्सर में ग्राइंड कर लेती है। आज वो टमाटर का सूप बनाना शुरू कर देती है। टोमेटो सूप की खुशबू उसकी तीनों बेटियों की नाक तक पहुंच जाती है और वो नींद से जाकर सीधा रसोई में आती है, जिसके बाद वो तीनों अपनी माँ से कहती हैं, क्या बना रही हूँ माँ हमारे लिए? ये कितनी अच्छी खुशबू है। लगता है माँ हमारे लिए कुछ अलग ही बना रही है, वरना ऐसी खुशबू मैंने पहले कभी नहीं सूंघी। माँ, आप बताओ ना, आप इसके अंदर क्या बना रही हो? आप हमें बता क्यों नहीं रही हो? अपनी तीनों बेटियों के पूछने पर प्रिया उन्हें बताती है, आज तुम्हारी छुट्टी है तो मैंने सोचा कि तुम तीनों के लिए कुछ स्पेशल बनाओ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए टमाटो सूप बना रही हूँ। ये तुमने कभी पिया नहीं होगा। क्या ये सूप इतना टेस्टी है माँ? लाओ माँ, अब मुझे पीने के लिए दो ना सूप। प्रिया अपनी तीनों बेटियों को कटोरी में सूप डालकर देती है, जिसके बाद उसकी तीनों बेटियां सूप शौक से पीती हैं और उन्हें सूप बहुत पसंद आता है। वाह माँ, कितना स्वादिष्ट है। इतना स्वादिष्ट मैंने कभी नहीं पिया। आपके हाथ में तो जादू है माँ, जादू। क्या मुझे एक और कटोरी सूप मिलेगा माँ? और मुझे भी चाहिए और सूप। प्रिया अपनी तीनों बेटियों को अपने हाथों का सूप पिलाकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसकी तीनों बेटियों को ही उसके हाथों का टोमेटो सूप बहुत पसंद आता है। ऐसे ही उस दिन के बाद से जब भी उसकी तीनों बेटियों का टोमेटो सूप पीने का मन करता है, प्रिया उनके लिए टोमेटो सूप बना देती है। अब ये टमाटर सूप उनकी फेवरेट डिश में शामिल हो जाता है। प्रिया अपने पति चिराग और अपनी तीनों बेटियों के साथ खुशहाल परिवार की तरह जी रही थी।
लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। एक दिन चिराग प्रिया के पास आता है और कहता है, प्रिया तुम्हें पता है मुझे ऑफिस की तरफ से ट्रिप मिली है जिसमें मैं अपने पूरे परिवार को भी साथ लेकर जा सकता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी हम तीनों बेटियों को कहीं भी लेकर नहीं गए हैं। जैसे ही उन तीनों को ये पता चलेगा, वो तीनों तो खुशी के मारे पागल ही हो जाएंगी। तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं सोच ही रहा था कि अपनी तीनों बेटियों को लद्दाख लेकर चलूं। वहां पर बहुत मजा आएगा। क्या कहती हो तुम? अरे लद्दाख जैसी जगह घूमने के लिए तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। चलो अब उन्हें ये सब बताते हैं। वो दोनों मिलकर अपनी तीनों बेटियों को लद्दाख घुमाने के बारे में बताते हैं, जिसके बाद वो तीनों बहुत खुश होती हैं। पूरा परिवार लद्दाख घूमने के लिए निकल पड़ता है। ट्रेन के जरिए वो सभी वहां जा रहे होते हैं, लेकिन ट्रेन एक जगह आकर रुकती है। माँ, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। मुझे पानी पीना है। पानी तो माँ मुझे भी पीना है। चलो ना माँ, हम सभी को पानी पिला दो। ओहो, तुम तीनों को एक साथ प्यास लगती है। चलो कोई बात नहीं, तुम तीनों यहाँ बैठो, मैं तुम्हारी माँ के साथ जाकर पानी और तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। चिराग प्रिया के साथ ट्रेन के नीचे उतर जाता है और ट्रेन में अपनी तीनों बेटियों को बिठा देता है। जिसके बाद चिराग और प्रिया दोनों एक दुकान से जाकर पानी लेते हैं, लेकिन वहां पर 4 गुंडे मवाली टाइप के इंसान खड़े होते हैं जो प्रिया को देखकर उसे छेड़ने लगते हैं। हाय 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 हाय, क्या बात है, जरा देखो तो सही, क्या मस्त माल खड़ी है हमारे सामने। कालिया की ऐसी बातें सुनते ही चिराग को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन प्रिया उसके कान में कहती है, कोई बात नहीं, शांत हो जाइए। इन गुंडे मवालियों का तो रोजाना का ही है। हर रोज किसी ना किसी को छेड़ते ही होंगे। चलिए सामान लेकर चलते हैं। जैसे ही वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, तभी राकेश प्रिया का पल्लू पकड़ लेता है। कित्थे चली तू गोभी दा फूल बन के। राकेश की यह हरकत देखकर चिराग को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उनके साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। लेकिन वो गुंडे मवाली अपने पास से चाकू निकालते हैं और चिराग को मार देते हैं, जिसके बाद वो प्रिया के साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं और उसे भी चाकू से मार देते हैं। इस बात की उन तीनों बहनों को कानो कान खबर भी नहीं होती है और कुछ ही देर में ट्रेन चल पड़ती है और वो तीनों ट्रेन में ही रह जाती हैं। जिसके बाद ट्रेन सीधा लद्दाख स्टेशन पर पहुंचती है, जहां वो अपने माता पिता को ढूंढने लगते हैं। हमारी माँ और हमारे पिता कहाँ हैं? जहाँ पर स्टेशन आया था वहाँ पानी लेने के लिए माता पिता उतरे तो थे, लेकिन वापस क्यों नहीं आए दीदी? अब हमारे माता पिता हमें कभी नहीं मिलेंगे। दीदी, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है दीदी। रुको, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करती हूँ। प्रिया एक पकोड़े वाले के पास जाती है और उसी से पकोड़े मांगने लगती है। अंकल, मैं और मेरी बहनें बहुत भूखी है, कुछ खाने को दे दो अंकल। अरे तुम जैसे रोजाना फ्री फोकट के खाने वाले बच्चे बहुत आते हैं। जाओ, चली जाओ यहाँ से, तुम्हारे को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। हरिया ऐसा कहकर उसे भगा देता है। जिसके बाद श्रेया अपनी दोनों बहनों के साथ भूखी प्यासी दर दर की ठोकरें खाती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। ऐसे ही 1 से 2 दिन बीत जाते हैं और वो तीनों भूखी प्यासी होती है। ऊपर से बारिश भी शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये बारिश भी होने लगी। अब मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ लेकर जाऊं अपनी दोनों बहनों को? श्रेया सड़क के किनारे बारिश में भीगती हुई अपनी दोनों बहनों को लेकर जा रही होती है, लेकिन कुछ ना खाने की वजह से उसकी छोटी बहन रिया बेहोश हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता, जिसके चलते वो अपनी बहन को देखकर रोने लगती है। कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी बहन को हॉस्पिटल लेकर चलो। यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? रिया, रिया तुम उठो। श्रेया अपनी बहन को उठाने की खूब कोशिश करती है, लेकिन उसकी बहन को होश नहीं आता। तभी वहां से एक मनोहर नाम का आदमी जा रहा होता है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। गाना गाते गाते मनोहर की नजर श्रेया और उसके दोनों बहनों पर पड़ जाती है, जिसके बाद वो फौरन उनके पास जाता है और अपनी टमाटर की टोकरी नीचे रखता है। अरे बिटिया, क्या हुआ तुम्हारी बहन को? 3 दिन से हम तीनों बहनों ने कुछ भी नहीं खाया है। हमारी मदद करो। मेरी बहन खाना न खाने की वजह से बेहोश हो गई है। मनोहर को उन तीनों बहनों पर बहुत तरस आ जाता है, जिसके बाद वो उन तीनों बहनों को अपने घर ले आता है, जहां वो उन्हें पेट भरकर खाना खिलाता है। और खाना खाते खाते श्रेया अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में मनोहर को बताती है। इसका मतलब अब तुम अनाथ हो गई हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं टमाटर बेचता हूँ, चाहो तो तुम भी टमाटर बेच सकती हो, या फिर इन टमाटर से कुछ बनाकर लोगों को बेच सकती हो।
मनोहर की ये बात सुनकर श्रेया को अपनी माँ की टोमेटो सूप की रेसिपी याद आ जाती है, जिसके बाद वो उन टमाटर से अपनी माँ का सिखाया हुआ टोमेटो सूप बनाती है और सबसे पहले मनोहर को पिलाती है। वाह, ये तो लाजवाब है। अगर तुम इसे बनाकर बेचोगी तो बहुत पैसा कमाओगी। जिसके बाद से श्रेया टोमेटो सूप बना के बेचना शुरू कर देती है, जिससे वो अच्छे खासे पैसे भी कमाती है। लेकिन इस दौरान बारिश की वजह से उसे अपना काम करने में काफी दिक्कत होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मनोहर उसकी बहुत मदद करता है और उसके लिए एक बड़ी वाली छतरी लाकर एक पेड़ के किनारे लगा देता है, जिसके नीचे वो गर्मा गर्म टोमेटो सूप लोगों को बेचती है। श्रेया जो भी पैसे कमाती है उनसे वो अपनी दोनों बहनों को स्कूल में डाल देती है और उन्हें पढ़ाना लिखाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे जहां उन्हें 2 अन्न के टुकड़े भी नसीब नहीं हो रहे थे, अब वहीं पर सभी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती है और सभी लोग इसी तरह से अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं।